जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट के इंटरपर्सनल स्किल के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। और जिन मित्रों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है तो भाई एक 5 स्टार की रेटिंग कर दीजिए, है ना। चलिए अब बढ़ते आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर दिया है कि संचार का अंतर्निहित लक्ष्य किसी समान मुद्दे पर मस्तिष्कों को मिलाना है। इसका आशय किसी भी व्यक्ति को सूचना समझाना है, न कि सिर्फ सूचना भेजना। यह सूचनाओं की जानकारी देता है, यह संगठन का मर्म है। देखिए बताया जा रहा है जो संचार मतलब जो कम्युनिकेशन है, इसका जो अंतर्निहित लक्ष्य होता है ये पता है क्या है कि मुद्दों पर मस्तिष्क को मिलाना, मतलब दोनों के विचार मिल जाए, है ना। इसका आशय है किसी व्यक्ति को सूचना समझाना, न कि सिर्फ सूचना भेजना। जैसे आपने एक मैसेज भेज दिया, किसी को उसका मतलब ही नहीं समझ में आया तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। मतलब जो आप सूचना भेजना चाहते हैं ना, उस आदमी को समझ में आना चाहिए। यह सूचनाओं की जानकारी देता है, यही संगठन का मर्म है। अब ऐसे समझिए ना, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे एक व्यक्ति है ना, मान के चलेगा उसके आस पड़ोस में या कहीं भी, मतलब वो जहाँ पर रहता है ये ए है, ये बी है ना। ये बी जहाँ पर रहता है यहाँ पर किसी को अंग्रेजी नहीं आती, किसी को भी, मतलब कोई नहीं जानता है ना। मान लीजिए एक संयोग मात्र है, ठीक, ये एक संयोग मात्र है कि इसके चारों तरफ किसी को अंग्रेजी नहीं आती। अब ए ने क्या किया, एक लेटर लिखा और लेटर अंग्रेजी में लिखा और इसको यहाँ पर भेज दिया। अब इस लेटर में जो भी बात लिखी इस बी को समझ में नहीं आया, है ना, तो कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं। यही चीज़ यहाँ पे लिखा जा रहा है कि भाई आप सिर्फ बात को पहुंचाए नहीं, बात का मतलब उसे समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है संप्रेषण, मतलब जो कम्युनिकेशन है ना, में किस का नियम, किस का नियम, ये शॉर्ट फॉर्म है किस, है ना। इसका मतलब देखिए कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, है ना। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, इसी को किस लिखा गया, है ना, के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब जो भी कम्युनिकेशन है इसमें किस का नियम चलेगा, मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना छोटा और जितना साधारण हो सके ना, उतना साधारण आपको बात रखना चाहिए। यहाँ पे दिया है, इससे तात्पर्य अपनी बात को जटिल और बढ़ा चढ़ा कर रखने के बजाय संक्षिप्त और सरल तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए। मतलब जो भी बात आप कहना चाहते हैं वो सरल होना चाहिए, आप आसानी से समझ पाए लोग, ऐसा होना चाहिए। संप्रेषण की बाधाओं में पूर्वाग्रह मतलब प्रीजुडाइस ग्रहिता की कमजोरी है, जबकि अस्पष्टता, शब्दाडंबर और समय की बाधाएं प्रेषक की कमजोरियों से संबंधित। देखिए ग्रहिता मतलब जो ग्राही है, प्रीजुडाइस अगर उसके मन में पहले से ही कोई धारणा है तो ये उसकी कमजोरी है। और अस्पष्टता, भाई आप स्पष्ट नहीं लिख पा रहे, शब्द आडंबर कर रहे हैं, मतलब शब्दों का ढोंग कर रहे हैं, और समय की बाधा बता रहे हैं, तो ये प्रेषक मतलब भेजने वाले की समस्या है। पूर्वाग्रहग्रस्त होने पर ग्रहिता प्रेषक की बात को उस वास्तविक अर्थ में समझ पाने में असफल हो जाते हैं। पूर्वाग्रहग्रस्त का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। जैसे मान के चलिए किसी चीज़ को लेकर के आपकी विचारधारा पहले से फिक्स है कि ये चीज़ ऐसे हो ही नहीं सकती। अब सच में वो चीज़ वैसे हो जाए तो आपको लगेगा कि ऐसे। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताइए, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे रखते हैं। बस जितने भी एग्जाम्पल्स रख रहे हैं दोस्तों ना, ये सिर्फ आपको यहाँ पे क्लियर करने के लिए रखा जा रहा है। पूर्वाग्रह का मतलब जैसे मान के चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हिटलर, है ना। हिटलर ऐसा मानता था कि जो भी मतलब उसके पार्टी के लोग हैं वो बेस्ट है, मतलब उससे अच्छा और कोई नहीं है ना। फिर बाद में ओलंपिक में क्या होता है कि हिटलर का जो धावक होता है ये हार जाता है। जब ये हार जाता है तो फिर यहाँ पे ये चीज़ पता चलता है मतलब हिटलर को कि भाई जो पूर्वाग्रह है ये गलत है ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने रखा। अब इसको लोकल के थोड़े से एग्जाम्पल समझते। मान के चलिए जैसे
आजकल आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, आप रील्स देख रहे हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। उसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलिए किसी रील्स में ऐसा दिखाया गया कि एक स्पेशल जेंडर के लिए, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है ना, उसके कुछ विशेष कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, है ना। अब आप एकदम पूर्वाग्रह में है कि हर जेंडर इसी कैटेगरी का होता है, तो सच में ऐसा नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। इसका मूल रूप से कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं, खाली मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए यहाँ पर रखा है। आगे यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट दिया हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए संप्रेषण की बाधाओं में, अच्छा ये हम लोगों ने पढ़ रखे है ना। नेक्स्ट आगे शब्द भंडार, भाषागत बाधा, दूरी संचारात्मक बाधा, जल्दबाजी परिस्थिति बाधा और कोलाहल पर्यावरणीय बाधा है। मतलब जो बताया जा रहा है कि शब्द भंडार, मतलब ये कैसे कैसे बाधा हो सकती है। तो भाषागत बाधा, मतलब जो भाषागत बाधा है ये दूरी संरचनात्मक बाधा है, जल्दबाजी पारिस्थितिक बाधा और कोलाहल पर्यावरणीय बाधा है। किसी संप्रेषण द्वारा अपने संदेश दूसरे व्यक्ति तक अनेक माध्यमों जैसे लिखित, मौखिक, सांकेतिक, भंगिमा और भाव भंगिमा द्वारा पहुंचाया जा सकता है। संदेश प्राप्तकर्ता इस संदेश को पढ़कर, सुनकर, समझकर इसका अर्थ निर्धारित कर प्रतिक्रिया करता है। मतलब बताया जा रहा है कि जो सेंडर होता है ये मैसेज को कई तरीके से भेज सकता है, जैसे लिख कर भेज सकते हैं, मुंह से बोलकर पहुंचा सकता है, इशारे के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, एक्सप्रेशन, ये फेस एक्सप्रेशन है, ये बॉडी एक्सप्रेशन है, इसके माध्यम से पहुंचा सकता है। और भाई जैसे आप जैसे लिख कर भेजेंगे तो जो रिसीवर रहेगा उसे पढ़ेगा, मौखिक भेजेंगे तो सुनेगा, है ना, और कोई एक्सप्रेशन अगर आप दिखाएंगे तो समझेगा और इसका अर्थ निर्धारित करेगा। संचार एक सतत गत्यात्मक प्रक्रिया, मतलब कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया। यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य समन्वय स्थापित करता है। मतलब जो कम्युनिकेशन है, जो सेंडर और रिसीवर है, इसके बीच में इससे क्या होता है, यहाँ पे एक समन्वय मतलब कॉम्बिनेशन बनता है। प्रतिपुष्टि संप्रेषण हेतु बाधक नहीं, अपितु इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। देखिए प्रतिपुष्टि का मतलब जो फीडबैक है ना, फीडबैक कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण भाग है, ना कि इसमें बाधा है। प्रतिपुष्टि वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संप्रेषणकर्ता को यह ज्ञात होता है कि सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा सूचना को किस प्रकार समझा गया है तथा क्या इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। देखिए फीडबैक से ही तो पता चलेगा, आपने एक मैसेज भेजा, उसका फीडबैक आएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि इसमें उसने कैसे बात को समझा है। संप्रेषण के व्यवधान में सूचना फिल्टर करना, क्षमता से अधिक सूचना होना और रक्षात्मकता तो सम्मिलित होते हैं, लेकिन उद्देश्य की सत्यनिष्ठा संप्रेषण में व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है। आगे यहाँ पर देखिए किसी संगठन में सूचना फिल्टर करने की प्रक्रिया बहुधा वरिष्ठ और अधीनस्थ दोनों प्रकार के व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाती है। मतलब सूचना फिल्टर करना, जो ये सीनियर है ये भी ऐसा कर सकते हैं और जो जूनियर है ये भी ऐसा कर सकते हैं। जहाँ तक वरिष्ठ अधिकारियों का प्रश्न है, हर व्यक्ति संगठन में अपनी उच्च स्थिति को बनाए रखना चाहता है। ऐसे में वो अपनी कमियों और अक्षमताओं को छिपाना चाहता है। अर्थात वरिष्ठ व्यक्ति अपने विचारों को उक्त कारणों से अपने अधीनस्थों से पूर्ण रूपेण व्यक्त नहीं करते। देखिए जो सीनियर है ये अपनी कमी को छिपाए, मतलब चाहता है कि मैं सीनियर बना रहा हूँ, इसलिए अपनी कमी को छिपाता है और जो भी इसकी कमी है अपने जूनियर्स को जानने नहीं देता है। आगे दिया अधीनस्थ व्यक्ति भी सूचनाओं का फिल्टर करते हैं, क्योंकि कुछ मामलों में वे सोचते हैं कि कुछ बातें वरिष्ठ अधिकारी के दृष्टिकोण में नकारात्मक हो सकती है और इनका उनके कैरियर पर बुरा असर पड़ सकता है। और वहीं पे जो जूनियर है, मतलब जो अधीनस्थ है, सबऑर्डिनेट है, ये भी सूचनाओं को फिल्टर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि कुछ बातें ऐसी होंगी ना जो सीनियर को अच्छी नहीं लगेंगी और इनके कैरियर पर बुरा असर पड़ सकता है। क्षमता से अधिक सूचना भी संप्रेषण में इसलिए व्यवधान डालती है क्योंकि अधिक सूचनाओं के होने पर मुख्य बातें जिन्हें संप्रेषित किया जाना है या जो अधिक महत्वपूर्ण छूट जाती हैं, या संप्रेषित तो किया जाता है लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता। देखिए ये बताया जा रहा है कि जैसे क्षमता से अधिक सूचना, जैसे मान के चलिए आपको एक बात भेजना है, आपने उसमें 10 बात भेज दिया, तो अब हो सकता है कि वो जो मुख्य बात है वो छूट जाए, है ना। यही बताया जा रहा है कि जब कभी भी क्षमता से अधिक सूचना का संप्रेषण किया जाता है तो जो मुख्य होता है या तो छूट जाता है या उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी व्यक्ति के विषय में उससे कोई वरिष्ठ व्यक्ति यदि कोई नकारात्मक बात कहता है तो बहुधा रक्षात्मक दृष्टिकोण अपना लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यक्ति की दृष्टि में कोई वरिष्ठ का मतलब सीनियर, है ना, अगर नकारात्मक बात भी कहता है तो व्यक्ति क्या करता है, रक्षात्मक दृष्टिकोण अपना लेता है, क्योंकि भाई वो सीनियर है, आगे दिया है, और अपने विचारों का संप्रेषण करने से बचने लगते हैं। अर्थात जब व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति किए गए व्यवहार से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो उनके बीच परस्पर संप्रेषण कम हो जाता है। मतलब आपने कोई काम किया जिससे किसी को के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची तो क्या होगा, संप्रेषण धीरे धीरे कम होने लगेगा। उद्देश्य की सत्यनिष्ठा संप्रेषण में बाधक नहीं होती। मतलब जो आपका उद्देश्य है, अगर आप
उसको रख रहे हैं, तो यहाँ पे संप्रेषण में कोई भी बाधा नहीं आएगी, क्योंकि संगठन में व्यक्ति अपनी साख बनाए रखने के लिए अपने उद्देश्यों और विचारों को दूसरों के सामने स्पष्ट करना चाहता है, और ऐसा वह चुप बैठकर नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने कार्यों और बातों को आवश्यक संप्रेषित करना चाहेगा। मतलब जो भी उद्देश्य की सत्यनिष्ठ है, इससे संप्रेषण में कोई भी बाधा नहीं आएगी। प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता तक संदेश संप्रेषण के माध्यम उच्चरित, लिखित और भावभंगिमा एवं चिन्ह ये सभी हो सकते हैं। मतलब ये बताया जा रहा है कि प्रेषक के द्वारा जो प्राप्तकर्ता तक संदेश का संप्रेषण है, ये किसी प्रकार से हो सकता है। उच्चरित मतलब बोल करके, मतलब मौखिक, लिखित, भावभंगिमा, ये सब हम लोगों ने पीछे देख रखा है। संप्रेषण तभी समुचित रूप से प्रभावी होता है जब प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता तक भेजे संदेश और चिन्ह सही रूप से वास्तविक अर्थों के साथ संप्रेषित हो जाते हैं। नेक्स्ट दिया भौतिक या पर्यावरणीय, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक संदर्भ संप्रेषण संदर्भ के अंतर्गत आते हैं, जबकि धार्मिक संदर्भ संप्रेषण संदर्भ नहीं है। देखिए, भौतिक, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक संदर्भ ये संप्रेषण संदर्भ के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो धार्मिक संदर्भ है ना, ये संप्रेषण संदर्भ नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण संदर्भ है या फिर नहीं है। तो भौतिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ये है, जबकि धार्मिक की बात करेंगे तो ये संदर्भ संप्रेषण नहीं है। नेक्स्ट आगे दिया उदाहरण देना, कहानी सुनाना या प्रश्न पूछना शाब्दिक संप्रेषण के स्रोत हैं, जिनमें संप्रेषण के लिए शब्दों का उचित प्रयोग किया जाता है। इनके विपरीत चित्र में प्रदर्शन अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत है, जिसमें चित्रों के माध्यम से अपनी बात प्राप्तकर्ता तक पहुंचाई जाती है। मतलब आप उदाहरण दे रहे हैं, आप कहानी सुना रहे हैं, है ना, प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सब शाब्दिक संप्रेषण है, क्योंकि यहाँ पे शब्द बोले जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई चित्र बना रहे हैं तो ये पता है क्या हो जाएगा, कि हो जाएगा अशाब्दिक संप्रेषण। आगे दिया प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध, मतलब जो दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण होता है, रॉन्ग परसेप्शन होता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है मनोवैज्ञानिक अवरोध, ये क्या है, रॉन्ग परसेप्शन, मतलब दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण होता है, जो कि अभिवृत्ति संबंधी बाधाओं या पूर्वाग्रह आदि के कारण होता है। दोषपूर्ण उच्चारण और दोषपूर्ण भावभंगिमा शारीरिक अवरोध है, जबकि दोषपूर्ण स्थान भौतिक अवरोध है। देखिए, दोषपूर्ण स्थान ये कैसा अवरोध है, भौतिक। दोषपूर्ण भावभंगिमा मतलब एक्सप्रेशन कैसा अवरोध है, शारीरिक अवरोध है। संप्रेषण के तहत प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को संदेश संप्रेषित किया जाता है। यह एक गतिशील मतलब डायनामिक प्रक्रिया, मतलब जो संप्रेषण है ना, एक डायनामिक है, जिसे इसके भागीदार एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया के माध्यम से सृजित करते हैं। संप्रेषण में सर्वाधिक सहायक श्रव्य कौशल सक्रिय श्रव्य मतलब एक्टिव लिसनिंग होता है। देखिए, जो संप्रेषण में सबसे ज़्यादा सहायता करता है, ये एक्टिव लिसनिंग करता है। इसके द्वारा प्राप्तकर्ता मतलब जो श्रोता होता है और प्रेषक मतलब जो वक्ता होता है कि बातों को अधिक प्रभावी और सही तरीके से ग्रहण करने की क्षमता होती है, इनमें सक्षम होता है। मतलब आप एक्टिव लिसनिंग ही नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रतियोगी श्रव्य, निष्क्रिय श्रव्य एवं पूर्वाग्रही श्रव्य प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं होते हैं, मतलब न कि सहायक। आप समझिए, प्रतियोगी श्रव्य, निष्क्रिय श्रव्य, पूर्वाग्रही श्रव्य। अब जो प्रभावी संप्रेषण है ना, इसमें बाधा हो है, न कि इसकी सहायक है ना। तो आगे दिया है, देखिए सिर्फ सहायक कौन है, एक्टिव लिसनिंग मतलब सक्रिय श्रवण, है ना। प्रेषक के संदेश में स्पष्टता, प्राप्तकर्ता का समुचित अवधान तथा प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य समन्वय प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक सिद्धांतों से संबंधित है, जबकि पदानुक्रम का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। देखिए, क्लैरिटी है ना, अटेंशन और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन, ये मतलब प्रभावी संप्रेषण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशाब्दिक संप्रेषण के लिए प्रेषक और ग्राही दोनों का एक ही सांस्कृतिक परिवेश में होना आवश्यक शर्त है। दोनों के भिन्न सांस्कृतिक परिवेश का होने की स्थिति में प्रेषक के संदेशों को समझने में ग्राही को कठिनाई होती है ना। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अशाब्दिक संप्रेषण है, इसमें प्रेषक और ग्राही दोनों का एक ही सांस्कृतिक परिवेश में होना आवश्यक है। अगर अलग अलग होंगे तो फिर भाई वो बात को समझ ही नहीं पाएंगे। आगे दिया है संप्रेषण कौशल का मूल्यांकन, कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचल है, मतलब पैरामीटर पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक है। देखिए, ये बताया जा रहा है कि जो संप्रेषण कौशल है, अगर इसका मूल्यांकन करना है तो सबसे उपयुक्त जो पैरामीटर है फीडबैक है। फीडबैक द्वारा संप्रेषण के स्तर का स्पष्ट रूप से आकलन किया जा सकता है। आगे यहाँ पर दिया जा रहा है नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी द्वारा संप्रेषण को
अन्योन्य क्रिया संप्रेषण कहते हैं। देखिए सीधा सीधा ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है कि अन्योन्य क्रिया संप्रेषण क्या होता है। तो अन्योन्य क्रिया संप्रेषण क्या है, जैसे कंप्यूटर से आपने कम्युनिकेशन किया, टेली शॉपिंग से किया, आपने इंटरनेट मोबाइल इससे किया, तो ये सब क्या हो जाएगा, अन्योन्य क्रिया संप्रेषण। याद रखिएगा इस संप्रेषण के अंतर्गत दो व्यक्तियों या मशीनों के मध्य संचार होता है। मतलब दो व्यक्ति रहेगा और बीच में एक मशीन रहेगा जिसके द्वारा कम्युनिकेशन होगा और प्राप्त पुष्टि के आधार पर तत्काल निर्णय एवं परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी हैं, है ना, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए इस वजह से मतलब छोटी छोटी क्लास बनाई जा रही ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ भी पाएँ, है ना। आपका एग्ज़ाम अप्रॉक्सीमेट 40 दिन है, आप 40 दिन पूरा दीजिए, है ना। आपका जो इंटरपर्सनल स्किल है, CSET से जुड़े जितने भी बिंदु हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंटरपर्सनल स्किल, इंग्लिश, सब आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बस आपको इत्मीनान से जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उस पर ध्यान देना है। दोस्तों अगर आप PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर में जितने भी लेटर्स होंगे सब स्मॉल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।